हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आर एच स्टोरीज 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जेम्स हेडली चेस के नॉवेल खाली हाथ का 7वां भाग। अगला दृश्य। अब जूली के मन में थियो एक भयानक स्वप्न जैसा रह गया था। वो सब कुछ भूल जाना चाहती थी। वेजली उसकी खामोशी चाहता था और उसके लिए वो पैसे, कपड़े, फ्लैट और शायद कार भी देना चाहता था। इसके अलावा वो कोई भद्दा मोटा बूढ़ा नहीं था। इस प्रस्ताव से पहले भी जूली उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। वेजली बहुत कम बोलता था। अगली सुबह नाश्ते पर उसने कुछ नहीं कहा। जब गैरेज कुछ कागजात लेने चला गया तो वो बोला, तुम घबरा तो नहीं रही हो? नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं ये जानना चाहता था कि कहीं तुमने इरादा तो नहीं बदल दिया। जूली सोच रही थी कि 7 महीने पहले वो एक सस्ती लाइब्रेरी में काम करती थी और अब उसे अलग फ्लैट मिलने वाला और 1,000 पाउंड सालाना। तभी ब्लेंच के कमरे की घंटी बजी और उसका दिव्य स्वप्न अधूरा रह गया। ब्लेंच बहुत बुरे मूड में थी। मेरे नहाने का इंतज़ाम करो, वो बोली, और यह हाथी की तरह मत चलो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। जूली ने जवाब नहीं दिया। वो बाथरूम में जाकर टब भरने लगी। जब वो लौटी तो ब्लेंच कमरे में चहलकदमी कर रही थी। इस सप्ताह के अंत में तुम्हारी छुट्टी, ब्लेंच फफकारी। मैं बहस करना नहीं चाहती, तुम्हें जाना ही होगा। जूली का जी चाहा कि वह हंस पड़े। वो एक नया जीवन शुरू करने वाली थी। यहाँ रहना वो चाहती ही कब थी। ठीक है मैडम, ये उसने इतनी खुशी से कहा था कि ब्लेंच भी चौंक पड़ी। उसने जूली को ध्यान से देखा और बोली, दफ़ा हो जाओ। बाद में जब ब्लेंच कहीं चली गई और जूली पूरी पूरी फ्लैट में अकेली रह गई तो वह लाउंज में पहुंची और एक आरामदेह कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगी। फिर उसने सिगरेट सुलगाई और एक कुर्सी पर पैर फैला दिए। वो सोच रही थी कि कुछ दिन बाद वो इसी तरह से वक्त गुजारा करेगी, लेकिन कुछ देर बाद वो उकता गई। उसे एकांत खलने लगा था। वो सोच रही थी कि खुद को व्यस्त रखने के लिए वो क्या किया करेगी। उसने एक उपन्यास उठा लिया, लेकिन ये भी उसे बांध नहीं सका और उसने उसे दूर उछाल दिया। 5 बजे ब्लेंच लौट आई। वो उपन्यास पढ़ने लगी, लेकिन वो भी इसे पढ़ ना सकी। जूली सोच रही थी कि इतना पैसा होने के बावजूद ब्लेंच का कहीं दिल नहीं लग रहा है। तो क्या उसका भी यही हाल होगा? तो क्या उसे कहीं काम तलाश करना होगा? नहीं, उसने सोचा, ये गुलामी की आदत अब छोड़नी चाहिए। ब्लेंच किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। जूली सुनने लगी। मैं कल नहीं आ सकती डार्लिंग, वो कह रही थी। मुझे हॉवर्ड के साथ डिनर पर जाना है। कुछ रुक कर वो फिर बोली, कुछ भी नहीं, आज मैं सिनेमा गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सुनो ही, क्या तुम कुछ पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते? मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। अगर तुम्हारी आर्थिक दशा ठीक हो जाए तो मैं उससे तलाक ले लूँ। कुछ तो करो। ऐसे कब तक चलेगा? तुम मेरे तुम मेरे पैसे पर तो ज़िंदा नहीं रहना चाहते ना। अगर तुम संभल जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोली, हे ईश्वर, मैं दरवाज़ा खुला छोड़कर बात कर रही हूँ, हो सकता है वो वेश्या सुन रही हो। जूली ने जल्दी से किचन का दरवाज़ा बंद कर लिया। बाद में उसने वेस्ली की आहट सुनी तो वो बाहर निकल आई। जूली, वेस्ली ने यूं कहा जैसे वो उसे देख ना पा रहा हो। फिर वो लाउंज में आया। धीमे स्वर में वो बोला, सब ठीक हो गया। पुलिस इस पर सहमत है कि तुम यूं काम करती रहो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कल उन लोगों से मिल लेना, उन्हें सेफ खोलने का तरीका बता देना। उसने जेब से एक कागज़ निकाल कर उसे दिया। इसकी नकल कर लो, इसमें सब कुछ है। हम ये नहीं चाहते कि उन्हें शक हो। पुलिस उन्हें फर ले जाते हुए गिरफ्तार करना चाहती है। ये पता करने की कोशिश करना कि वे चोरी कब करना चाहते हैं। तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं है, पुलिस तुम्हारे खिलाफ़ कुछ नहीं करेगी। ठीक है, जूली बोली। उसे चोरी में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि अपने भविष्य के संबंध में थी। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, वो बोली। मैं आपकी उन बातों के बारे में सोच रही हूँ जो आपने कल कही थी। वो खड़ा हो गया। अभी ये मत सोचो जूली, पहले दूसरा काम करना है। इस चोरी के बारे में मेरी पत्नी से भी कुछ मत कहना। ठीक है, फ़िलहाल हमें इकट्ठे भी नहीं रहना है, वेस्ली बोला, लेकिन जल्दी हालात बदल जाएंगे। मिसेस वेस्ली चाहती है कि इस सप्ताह के बाद मैं काम छोड़ दूं, जूली बोली। क्या इससे पहले कुछ हो सकता है? तुम हैरी को शुक्रवार के दिन का सुझाव दे देना। अगर उस दिन काम हो गया तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वो केवल चोरी के बारे में सोच रहा था, जबकि जूली अपने बारे में बात करना चाहती थी। लेकिन मेरा क्या होगा? यहाँ से जाने के बाद मैं कहाँ जाऊँगी? जूली ने कहा। मैं सब ठीक कर दूंगा जूली, वो बड़ी बेचैनी से बोला। अब तुम जाओ। आपने कहा था कि मेरा अपना फ्लैट होगा। ज़रूर होगा। उसने कुछ सोचा और फिर बोला, बृहस्पतिवार को तुम्हारी छुट्टी है ना? उस दिन हम कहीं मिल लेंगे और सब बातें कर लेंगे। अब जाओ, मुझे काम करना है। ठीक है हॉवर्ड। वो शर्माई। मैं तुम्हें हॉवर्ड कह सकती हूँ? वो सहम सा गया। मुझे कुछ भी कह लो, वो तीखे स्वर में बोला, लेकिन अब जाओ। जूली ने दरवाजे पर पहुंचकर पलट कर देखा। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता चला हो कि बम गिर चुका है और अब कभी भी फट सकता है। अगला दृश्य। बुधवार। वक्त मुश्किल से गुजर रहा था। ब्लेंच उस रात वेस्ली के साथ डिनर पर नहीं जाना चाहती थी और जूली पर गुस्सा उतार रही थी। कुछ तो जूली इस बात से परेशान थी और कुछ इस बात से कि आज उसे मिसेस फ्रेंच के सामने जाना था। अब ब्लेंच डिनर के लिए कहीं चली गई तो उसे कुछ राहत मिली। वह अखबार लेकर बैठ गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी। हैरी था। जूली, उसने कहा, मैं इतवार से बराबर तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ।
हर बार वेस्ली की पत्नी ने जवाब दिया। मुझे तुम्हारी चिंता बनी हुई थी। थियो ने तुम्हारे साथ क्या किया? जूली को गुस्सा आ गया। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती कायर। तुमने मुझे उस सुअर से पिटवाया। मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, कहकर उसने रिसीवर पटक दिया। कुछ देर बाद घंटी फिर बजी, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब हैरी से वो संबंध तोड़ चुकी थी। ठीक है, शुरू में उसे हैरी से कुछ प्यार था, लेकिन अब उसके पास हॉवर्ड था। कुछ देर बाद कॉल बेल बजी। वो सोचने लगी कि कहीं हैरी तो नहीं आ गया, लेकिन वो हैरी या थियो नहीं बल्कि डिटेक्टिव इंस्पेक्टर डॉसन था। उसने हेड उठाकर जूली का अभिवादन किया और बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जूली को इसकी आशा नहीं थी, वो हड़बड़ा गई। डॉसन उसके साथ हॉल में आ गया। ब्रिज कैफ़े से यह जगह तो एकदम अलग है, वो बोला, है ना? हाँ, उसने धीरे से कहा। तुम्हारी मालकिन अभी नहीं आएगी ना? नहीं। तो ठीक है, कहीं बैठकर बात करते हैं। वो उसे लाउंज में ले गई। डॉसन ने एक बार फिर इधर उधर देखा। बहुत खूब, वो बोला, तुम बड़ी खुशकिस्मत हो, बैठो। बैठो। जूली बैठ गई। मिस्टर वेस्ली अपनी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए वो इस चोरी की बात उन्हें नहीं बताएंगे। क्या मिसेस वेस्ली आसानी से परेशान हो जाती हैं? नहीं। तो क्या वो ये समझते हैं कि वो तुमसे पूछताछ करेंगी? मैं आपका मतलब नहीं समझी। खैर छोड़ो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा हुआ ये सब तुमने मिस्टर वेस्ली को बता दिया, वरना हम उन्हें कभी ना कभी पकड़ ही लेते और उनके साथ तुम भी पकड़ी जाती। जूली ने कुछ नहीं कहा। तो अब तुम हैरी से मुलाकात से लेकर अब तक की सारी कहानी सुनाओ। वेस्ली को अपनी आत्मकथा सुनाना एक बात था और पुलिस को ये सब बताना दूसरी बात। उसे अच्छी तरह पता था कि पुलिस मुखबिरों का क्या हाल होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे पुलिस का साथ देना ही था। वो डासन को वो बातें बताने लगी जो उसने वेस्ली को बताई थी। डासन बड़ी ठंडी आंखों से उसे देख रहा था। उसने बीच में जूली को टोका नहीं, लेकिन जूली को लग रहा था कि वो उसकी हर बात को चेक करना चाहेगा। जब बात थियो पर आई तो डासन ने थोड़ा समर्थन किया। हाँ, वो बहुत खतरनाक है। वो पहले भी एक लड़की पर तेज़ाब छिड़क चुका है। वो घटना के समय खुद को दूसरी जगह साबित करने में सफल हो गया और वो मूर्ख लड़की उसकी शिनाख्त नहीं कर पाई, इसलिए वो बच गया। हम उस पर नज़र रखेंगे, तुम भी उससे बच कर रहना। जूली कांप गई। मिसेस फ्रेंच पर भी हमारी नज़र है। उसके काम की वजह से बहुत से अमीर लोग उसे जानते हैं, लेकिन इस तरह की योजना बनाकर वो पहली बार काम कर रही है। कहीं कोई भूल नहीं होनी चाहिए, वरना वो संभल जाएगी। तुम आज रात उससे मिलोगी? हाँ ठीक है, मैं उसके घर के बाहर एक आदमी लगा दूंगा। अगर कुछ गड़बड़ हो तो अपना पर्स या कुछ और खिड़की से बाहर फेंक देना। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर वो गिरोह तुम पर शक करने लगे तो तुम्हारे साथ बुरा सलूक होगा। मुझे पता है, जूली बोली। अब मुझे सेफ दिखाओ। जूली उसे ब्लेंच के बेडरूम में ले गई। मिस्टर और मिसेस वेस्ली के आपस में संबंध कैसे हैं? अचानक डासन ने पूछा। मेरा ख्याल है ठीक ही हैं, जूली ने बड़ी सावधानी से कहा। यह बात आप उनसे ही पूछें, वो तो मुझे बताएंगे नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोला, छोड़ो इसे, सेफ का है। जूली ने बताया। इसे खोल कर दिखाओ, अलार्म बंद कर देना। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथी यहाँ आए। जूली ने बेड के नीचे स्विच तलाश करके दबाया। बाथरूम में जाकर एक और स्विच दबाया। जूली ने पॉइंटर तलाश किया, फिर एक झटके से सेफ खोल दी। अब? डासन बोला। जूली ने ऑटो इलेक्ट्रिक सेल पर पड़ने वाला प्रकाश बंद कर दिया। वो अपनी निपुणता पर खुश हो रही थी। डासन ने फर देखकर सीटी बजाई। ठीक है, अब इसे बंद कर दो, वो बोला। जूली ने सेफ बंद कर दी, अलार्म चालू कर दिया और फिर उसके पीछे लाउंज में आ गई। तुम्हें ये पता करना है कि वो लोग चोरी कब करना चाहते हैं। तुम्हें चिंता नहीं करनी, लेकिन थियो से सावधान रहना। ग्लेब साफ सुथरा काम करता है, लेकिन थियो खतरनाक है। मुझे पता है, जूली बोली। और जब यह गिरोह खत्म हो जाएगा तो तुम क्या करोगी जूली? पता नहीं। मिस्टर वेली तुम्हें काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या वो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे? मुझे पता नहीं, मैं भविष्य की चिंता नहीं कर रही हूँ। मुझे कहीं ना कहीं काम मिल ही जाता है। उम्मीद है कि तुम बुरे काम फिर नहीं करोगी। हमेशा तुम्हें ऐसा अमीर और भला आदमी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। फिर वो चला गया। अगला दृश्य। वो आती ही होगी, मिसेस फ्रेंच ने घड़ी देखते हुए कहा। थियो उस पर नज़र रख रहा है। हैरी एक पिन से दांत को रेतने लगा। थियो अच्छा आदमी नहीं है, वो बोला। किसी दिन तुम पछताओगी कि तुमने उसे क्यों रखा था। तुम हमेशा उसकी बुराई करते रहते हो, मिसेस फ्रेंच बोली। ये मुझे पसंद नहीं। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो खतरनाक है, हैरी बोला। उसके पास दिमाग नहीं है। समस्या सुलझाने का उसे एक ही तरीका आता है, मारपीट। किसी दिन वो हत्या कर देगा और ऐसे में मैं उसके साथ नहीं होना चाहता। तुम कायरों की ऐसी बातें करते हो। पुलिस रिकॉर्ड में उसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। अगर उससे कोई भूल हो गई तो वो बच नहीं पाएगा। फिर वो पुलिस को फ़ौरन बयान दे देगा। मैं जूली के बारे में सोच रही हूँ, अगर हम उस पर नज़र ना रखें तो वो पुलिस को बयान दे सकती है। इस काम के बाद मैं ये धंधा छोड़ दूंगा माँ, हैरी बोला। सोच रहा हूँ अमेरिका चला जाऊँ। क्यों? इस काम से अच्छी आमदनी हो जाएगी, फिर इस धंधे की ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी काम हो तो नहीं गया है। तभी डाना अंदर आ गई। वो आई नहीं। डाना हैरी के बालों में उंगलियां फिराती हुई बोली, क्यों हैरी, मुझे भूल गए क्या? हैरी ने अपना सिर पीछे कर लिया। बंद करो ये, वो बोला। उसने कंघा निकाला और बाल संवार लिए। डाना ने अपनी माँ को देखा। हैरी इस काम के बाद यह धंधा छोड़ रहा है, मिसेस फ्रेंच ने कहा। वो अमेरिका जाना चाहता है। और मैं भी, डाना बोली।
हम दोनों साथ चलेंगे, ठीक है ना हैरी? वो मुस्कुराया। अभी मैंने सोचा नहीं। तभी बाहर वाले दरवाजे पर दस्तक हुई। आ गई, डाना बोली। मैं जानती हूँ। बाहर जूली उसका इंतज़ार कर रही थी। अंदर आ जाओ, डाना बोली। जूली अंदर आ गई, उसके पीछे थियो भी अंदर आ गया। हेलो जूली, वो जूली से बोला। मैं तुम्हारा पीछा करता हुआ आ रहा हूँ। डाना उन दोनों को अंदर वाले ऑफिस में ले गई। मैं तुम्हारे सपनों में आता रहूँगा जूली, थियो फिर बोला। भयानक सपनों में। बकवास बंद करो बंदर, हैरी उठता हुआ बोला। थियो ने उसे देखा और फिर बैठ गया। इस आदमी से कहो कि मुझसे दूर रहे, वो मिसेस फ्रेंच से बोला। मैं इससे परेशान आ गया हूँ। हेलो जूली, हैरी ने मुस्कुराने की कोशिश की। आओ मेरे पास बैठ जाओ। जूली ने उसकी तरफ पीट कर ली। ठीक है, थियो बोला। इसके लात और मार दो। तुम दोनों चुप रहो, मिसेस फ्रेंच बोली। तुम बैठो जूली। क्या तुम्हें पता चल गया कि सेफ कैसे खुलती है? हाँ बताओ। जूली हैरी से दूर एक कुर्सी पर बैठ गई। मैंने लिख लिया है, तुम इसे पढ़ लो, जूली बोली। थियो आगे झुका। कुछ गड़बड़ हुई तो पछताओगी। हैरी ने उल्टा हाथ थियो के चेहरे पर दे मारा। थियो कुर्सी समेत उलट गया। एक क्षण के लिए वो यूं ही पड़ा रहा और फिर उसे गालियाँ देने लगा। उसने हिप पॉकेट से ऑटोमेटिक पिस्टल निकाल ली। हैरी इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने पिस्टल में लात मारी जो दूर जा पड़ी। हैरी ने उसे उठाया और मेज़ पर रख दिया। मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था, हैरी बोला। थियो धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। फिर वह खिड़की के पास दीवार पर फैल गया। उसकी खामोशी गुस्से के शब्दों से ज़्यादा भयंकर लग रही थी। मिसेस फ्रेंच ने पिस्टल उठाकर अपने पर्स में रख ली। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा हथियार लेकर मत चला करो। हैरी, तुम्हारे पास भी कुछ है? नहीं, मैं पिस्टल नहीं रखता और ना कभी रखूँगा। मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, वो थियो से बोली। थियो ने कुछ नहीं कहा, वो छत की ओर देख रहा था। जूली पिस्टल देखकर बुरी तरह डर गई थी। मिसेस फ्रेंच उसकी ओर मुड़ी। कागज़ कहाँ है? जूली ने एक कागज़ निकाला और मेज़ पर रख दिया। मिसेस फ्रेंच उसे पढ़ने लगी। हैरी उसके पीछे पहुंच गया और झुककर पढ़ने लगा। 2 अलार्म, हैरी सीटी बजाता हुआ बोला। मैं पहले ही कहता था कि वहाँ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक सेल होगा। मिसेस फ्रेंच ने जूली को तोलने वाली नज़रों से देखा। तुम इसे खोल सकती हो? हाँ। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मिसेस वेज़ली अपने एक दोस्त को सेफ खोलकर दिखा रही थी। मैं कमरे में छुपी हुई थी। ठीक है, मिसेस फ्रेंच बोली। आज बुधवार है। मैं इस सप्ताह के अंत तक तैयार हो जाऊंगी। शनिवार को उनका क्या प्रोग्राम है, तुम्हें पता है? शनिवार को मेरी छुट्टी कर दी जाएगी, मिसेस वेज़ली ने पहले ही कह दिया। सब ने उसे देखा, यहाँ तक कि थियो ने भी सर उठाकर उसे देखा। क्यों? मिसेस फ्रेंच बोली। वो मुझे पसंद नहीं करती बस। काम होने तो तुम्हें वहीं रहना है, मिसेस फ्रेंच बोली। शुक्रवार ठीक रहेगा। तुम मुझे इससे अलग क्यों नहीं कर देती? जूली ने दिखावे के तौर पर प्रतिवाद किया। मैंने तुम्हें बता दिया कि सेफ कैसे खुलती है। तुम वो करोगी जो तुमसे कहा गया है। वैसे हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हैरी अपना काम निपटा कर तुम्हें बांध देगा। जब पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी तो तुम कहोगी कि 3 आदमी सामने वाले दरवाजे से आए तो तुम्हें बांध गए। तुम कहोगी कि उनके चेहरे देखने का तुम्हें मौका नहीं मिला। हम इसके बदले तुम्हें 500 पाउंड देंगे, समझ गई? हाँ। मिसेस फ्रेंच हैरी की ओर मुड़ गई। तुम जूली के साथ रहोगे और फर सेफ से निकालकर सर्विस लिफ्ट में रखवा दोगे। थियो नीचे मौजूद होगा। पिछली गली में एक कार होगी। फर नीचे भेजकर तुम जेवरात लोगे, जूली को बांध दोगे और लिफ्ट से नीचे आ जाओगे। सही समय बाद बता दिया जाएगा। उसने जूली को देखा। वेस्ले और उसकी पत्नी शुक्रवार को कहीं बाहर होंगे? हाँ, वे डिनर बाहर ही लेंगे और फिर थिएटर देखेंगे। मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था। ठीक है। मिसेस फ्रेंच ने हैरी की ओर देखा। शुक्रवार की शाम को 8 बजे तय। ठीक है, हैरी बोला। कोई सवाल? मिसेस फ्रेंच ने पूछा। काम खत्म होने के बाद मैं जूली को फ्लैट में नहीं छोड़ना चाहता, हैरी बोला। पुलिस समझ जाएगी कि अंदर के किसी आदमी का काम है। क्या ये पुलिस वालों का मुकाबला कर पाएगी? अगर ये अकल से काम लेगी तो कुछ नहीं होगा, और अगर इसकी अकल जवाब दे गई तो? अचानक थी उठकर बैठ गया। ये गलती नहीं कर पाएगी, उसने कहा और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। चुप रहो मूर्ख, मिसेस फ्रेंच ने मेज़ थपथपाई। थियो की हंसी रुक गई और वह जूली को देखने लगा। इसमें हंसने की क्या बात है? हैरी ने पूछा। तुम देखना, थियो बोला। उस पर ध्यान मत दो, मिसेस फ्रेंच ने हैरी से कहा। आज ये पागल हो गया है। तुम चिंता मत करो, हम ध्यान रखेंगे कि जूली हिम्मत ना खोए। तुम्हारा क्या ख्याल है जूली? मेरी चिंता मत करो, जूली फुफकारी। तुमने ही मुझे इस काम में फंसाया, अब तुम्हें मेरी क्या चिंता? हैरी शर्मा गया। कुछ और? उसने मिसेस फ्रेंच से कहा। अभी कुछ बारीक बातों पर बाद में सोचेंगे। अभी समय तय किया गया है, शुक्रवार को शाम 8 बजे। मैं जा रहा हूँ, हैरी दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं भी चल रही हूँ, डाना बोली। मुझे किसी से मिलना है, हैरी बोला। शुभ रात्रि। फिर वो बाहर निकल गया। जूली को बड़ी खुशी हुई, इसलिए नहीं कि उसे हैरी से कोई लगाव था, बल्कि इसलिए कि वह डाना का गर्व टूटता हुआ देखना चाहती थी। जूली खड़ी हो गई। मैं जाऊँ? हाँ, मिसेस फ्रेंच बोली। कोई चालाकी मत दिखाना जूली, वरना तुम पछताओगी। थियो तुम पर नज़र रख रहा है। जूली बाहर निकल गई। वो खुश थी कि उसे चोरी का निश्चित समय पता चल गया था। अब शेष जिम्मेदारी पुलिस की थी। जब वो काफ़ी दूर निकल आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा, हैरी आ रहा था। जूली उससे दूर हटना चाहती थी, लेकिन हैरी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे नाराज़ मत हो बेबी, वो बोला। इसमें मेरी गलती नहीं थी।
थियो के जाने के बाद ही मुझे पता चला, वरना मैं उसे रोक देता। जूली ने हाथ छुड़ा लिया। यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मेरी बात सुनो बेबी, इस काम के बाद हम अमेरिका चले जाएंगे। मैं ये धंधा छोड़ दूंगा। अब मुस्कुरा दो और कहो कि तुम मेरे साथ चलोगी। मुझे तुमसे नफरत है। तुम घटिया किस्म के अपराधी से ज़्यादा कुछ नहीं हो। फिर वो मुड़ी और चल पड़ी। हैरी ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। क्या बात है जूली, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं अब तुमसे मिलना नहीं चाहती। तुम अमेरिका नहीं जाना चाहती? मैं तुम्हें सारी दुनिया दिखा देना चाहता हूँ। आओ, एक चुम्बन के साथ हम सब कुछ भुला दें, हैरी ने कहा और आगे बढ़ा। तभी जूली ने थप्पड़ मार दिया। अब मुझे जाने दो, वो चिल्लाई और फिर सड़क पर दौड़ पड़ी। हैरी स्तब्ध रह गया। उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह उसके आत्मविश्वास को एक बड़ा धक्का था। वो सोच रहा था कि अमीर घर के माहौल ने उसे चिड़चिड़ा कर दिया है। वहाँ से निकलकर वो ठीक हो जाएगी। थियो नज़दीक की एक दुकान से उन्हें देख रहा था। अब उसने गटर में थूक दिया था। अगला दृश्य। जूली वेजली के साथी थी और वेजली अब भी अनदेखा बिना कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के साथ निकलना अपने आप में एक अजीब बात थी। अगर वास्तव में अंधा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब उसकी आंखें होते हुए भी लोग उसके रास्ते से हट जाते या उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते तो जूली को बड़ी उलझन होती। उन्होंने 2 फ्लैट देखे। इनमें से एक बर्कले स्ट्रीट पर था और दूसरा कीगो स्ट्रीट पर। जूली को कीगो स्ट्रीट वाला फ्लैट अच्छा लगा। उसके बेडरूम की छत में तारे बने हुए थे। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो ठीक है, वेजली बोला, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। इसमें कोई वैश्य ही रह सकती है। मुझे यही चाहिए, जूली बोली। मुझे कोई एतराज़ नहीं। वेजली ने एजेंट से बात करके चाबी जूली को दी। फिर वो बोला, उम्मीद है अब तुम बहुत खुश होगी। फिर वेजली उसके लिए कपड़े खरीदने लगा। जूली कपड़ों को देखकर चौंक पड़ी। ये बहुत सुंदर और कीमती थे, वैसे ही जैसे ब्लेंच पहना करती थी। यही नहीं, बल्कि वेजली ने उसे एक फ़र वाला कोट भी दिलवाया। जूली को कम से कम ये उम्मीद नहीं थी। वह कोट फ़ौरन पहनना चाहती थी, लेकिन वेजली ने दुकानदार से कहा कि वो कोट तथा कपड़े शनिवार को कीको स्ट्रीट पर भिजवा दे। बाहर निकलकर वो बोला, अब मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरा होगा। जूली जानती थी कि जब कोई मर्द किसी औरत को फ़र के कोट जैसा उपहार देता है, वो बदले में कुछ चाहता है। वो देने के लिए तैयार थी। तुम मेरे फ्लैट नहीं चलोगे हॉवर्ड, वो बोली। उसकी आंखों में एक निमंत्रण था। वेजली ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थपथपाया। अभी नहीं जूली, मुझे काम करना है, अलविदा। उसने जल्दी से टैक्सी ली, उसे वहीं छोड़कर चला गया। जूली जाती हुई टैक्सी को आंखें फाड़े हुए देखती रही। ठीक है, उसने सोचा, अगली बार ये मूड में होगा तो मैं नहीं दूंगी। सादे कपड़ों में एक पुलिस वाला सारा दिन उनका पीछा करता रहा था। वेजली को जाते हुए देखकर उसने राहत की सांस ली। वो बहुत थक गया था। अब वो हेडक्वार्टर जाकर रिपोर्ट देना चाहता था। जूली उससे बेखबर थी। वो पिकाडली की ओर बढ़ गई। शायद अभी बाकी थी, शाम अभी बाकी थी और वो मनाना चाहती थी। अगला दृश्य। हर्ले क्विन क्लब में दिन या रात में किसी भी समय शराब पी जा सकती थी, बशर्ते कि कोई 3 गुनी कीमत देने के लिए तैयार हो। हैरी ग्लेब मिसेस फ्रेंच के ऑफिस से अभी लौटा था और पीना चाहता था। चोरी की योजना के बारे में विस्तार से बात हो चुकी थी। फिर वो मिसेस फ्रेंच और थियो को कहीं छोड़कर चला आया था, जो ये सलाह कर रहे थे कि कार किस तरह की इस्तेमाल की जानी चाहिए। इस समय बार में केवल 2 वेश्याएं थीं जो विस्की पी रही थीं और एक कोने में एक बूढ़ा जो अखबार पढ़ रहा था और जिसके सामने जिन का गिलास रखा हुआ था। इस समय 4:30 बजे थे। बारमैन हैरी को देखकर खेल पड़ा। वह वेश्याओं से बात करते उकता गया था। उसे लगा कि हैरी ज़्यादा दिलचस्प साबित हो सकता है, लेकिन हैरी गपशप के मूड में नहीं था। उसने डबल विस्की का ऑर्डर दिया और बारमैन से दूर खिड़की के पास वाली मेज़ पर जा बैठा। वो जूली के बारे में सोच रहा था। सारी रात वो उसके बारे में सोचता रहा था। उसे जूली से इतना प्यार हो गया था जितना कभी किसी से नहीं हुआ था। वो सोच रहा था कि जूली को मुसीबत में फंसाने वाला वो खुद है। अगर वो उसे उस योजना में शामिल ना करता तो वो उसे आसानी से अमेरिका ले जा सकता था। अब उसे फिर मनाना होगा। चोरी के बाद पुलिस उस पर नज़र रखना शुरू कर देगी, इसलिए बेहतर यह रहेगा कि उसे साथ ले लिया जाए और कुछ दिन तक पुलिस से छिपा कर रखा जाए। लेकिन क्या वो साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी? तभी उसे याद आया कि आज उसकी छुट्टी है। उसे लगा कि वो ज़रूर बाजार में घूम रही होगी, कीमती चीज़ों को देख रही होगी। बारमैन की तरफ गर्दन हिलाते हुए वो बाहर निकल आया और पिकाडली पहुंचकर पार्क लेन की तरफ चल पड़ा। बर्कले होटल के सामने से होकर जब वो गुजर रहा था तो उसे जूली दिखाई दे गई, जो सड़क के दूसरी ओर थी। हैरी सोच रहा था कि इससे पहले कि उसने किसी लड़की का इस तरह पीछा नहीं किया, प्यार भी क्या से क्या कर देता है। ट्रैफिक हल्का होते ही उसने सड़क पार कर ली और उसके पीछे पीछे चलने लगा। सादे कपड़ों वाला पुलिस वाला जो जूली का पीछा करते करते थक गया था, हैरी को देखते ही पहचान गया। हैरी का ध्यान जूली पर केंद्रित था। वो उसे नहीं देख पाया। हेलो बेबी, वो बोला, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हमारी योजना में थोड़ी फेरबदल हो गई है। जूली ने उसे देखा। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती।
हैरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं काम के बारे में बातें करना चाहता हूँ। थोड़ी दूर पर ही एक क्लब है, हम वहीं बात कर लेंगे। जूली ने सोचा कि अगर वाकई योजना में फेरबदल हुई है तो यह सूचना वेस्ली के काम की साबित हो सकती है। वो सहमत हो गई। हर्ले क्विन क्लब एकदम खाली था। यहाँ पहुँचने के बाद ही हैरी बोला, क्या पियोगी? कुछ नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। हैरी ने बुरा सा मुंह बनाया और बार काउंटर से एक डबल विस्की लेकर उसके पास आकर बैठ गया। जूली, तुम मुझसे अब भी नाराज़ हो? वो बोला। मैं जानता हूँ कि यह काम करके हमने गलती की है, लेकिन अब पीछे नहीं हटा जा सकता। तुम काम की बात कर रहे थे, कुछ कहना है कहो और मुझे जाने दो। हैरी ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा अब जूली को उससे ज़रा भी प्यार नहीं है। काम की बात यह है कि काम के बाद मैं तुम्हें वहाँ नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आ जाओ। कुछ दिन हम छिपे रहेंगे, फिर बोट से अमेरिका पहुँच जाएंगे। वहाँ रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। जूली ने उसे यूं देखा जैसे वह पगला गया हो। मुझे वहाँ डर नहीं लग रहा। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, मैं तुम्हारे साथ अमेरिका नहीं जाऊँगी। देखो जूली, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में फंसाया। मैं ही तुम्हें इससे बाहर निकालना चाहता हूँ। मुझे तुमसे प्यार है बेबी। अगर तुम वहीं रह गई तो पुलिस वाले तुम्हें परेशान कर देंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि तुम हैवार्ड के यहाँ काम करती थी। तब वे तुम्हें किसी भी मामले में फंसा देंगे। अगर ऐसा ना भी हुआ तो इसके बाद तुम क्या करोगी? इस काम के बाद मेरे पास खूब पैसा होगा। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। जूली, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसके शब्द नहीं बल्कि उसका अंदाज ऐसा था कि जूली को प्रभावित किए बिना ना रह सका। उसे लगा कि वो उसके साथ विश्वासघात करने जा रही है। वो बहुत जल्दी पुलिस के हाथों में होगा। वो उसे सच्चाई बताने ही वाली थी कि थियो के विचार ने उसे रोक दिया। नहीं, वो बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन हैरी, मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ, ये काम मत करो। तुम इस योजना में सफल नहीं हो सकते। कृपया तुम ये इरादा छोड़ दो। इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, जूली उठी और दरवाजे को लपक गई। हैरी ने दौड़कर उसे रोका। जूली, तुम क्या कहना चाहती हो? कहीं तुमने किसी को कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं, मुझे डर लग रहा है। ये काम बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि तुम सफल नहीं हो पाओगे। मुझे जाने दो। हेलो मिस, बाहर से आवाज़ आई। क्या ये आदमी तुम्हें तंग कर रहा है? दोनों ने उधर देखा। हैरी उसे पहचान गया। वो सादे कपड़ों में ज़रूर था, लेकिन था पुलिस वाले। हैरी ने जूली का हाथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं है, जूली बोली। फिर वो चल पड़ी। अब बस करो, पुलिस वाला बोला, वरना फिर तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। हैरी वापस क्लब में चला गया। अगला दृश्य। उधर मिसेस फ्रेंच और थियो योजना पर अंतिम विचार विमर्श कर रहे थे। मिसेस फ्रेंच ने कार का इंतज़ाम पहले ही सोच लिया था। अब वो खिड़की से बाहर देख रही थी और कुछ सोच रही थी। फिर अचानक वो बोली, क्या कोई और बात रह गई है? थियो मुस्कुराया। जूली, वो पैर फैलाता हुआ बोला। हैरी को उससे प्यार हो गया। मैं सोच रही हूँ कि कहीं वो कुछ बता ना दे। अगर उसने मुंह खोल दिया, मैं उसका इंतज़ाम कर दूंगा। क्या? हैरी सेफ से फ़र निकालकर सर्विस लिफ्ट में रखकर मेरे पास भेज देगा। फिर वो जूली को बांधकर और उसे वहीं छोड़ आएगा। मैं फ़र कार में रख दूंगा, लेकिन कार डाना चला रही होगी। मैं नहीं, समझी? मिसेस फ्रेंच सब समझ गई, लेकिन उसने प्रकट नहीं किया। मैं इस योजना में डाना को शामिल नहीं करना चाहती। तुम समझती क्यों नहीं? मुझे जूली का इंतज़ाम करना है, थियो बोला। कैसे? मैं सर्विस लिफ्ट से ऊपर जाऊंगा और हैरी के निकलने का इंतज़ार करूंगा। जब वो बाहर निकल जाएगा तो मैं अंदर जाकर जूली को खोलूंगा और उसे सेफ में धक्का दे दूंगा। जब सेफ खुलेगी और कोई उसे देखेगा तो यही समझेगा कि वो अपनी गलती से वहाँ फंस गई है। ये तो हत्या हुई थी, दुर्घटना। मेरा मतलब है कि लोग इसे दुर्घटना ही कहेंगे। उसका मुंह बंद करने का यही तरीका है। लेकिन थियो, मैं कत्ल पसंद नहीं करती। थियो ने अपना हैट उतारा और उसके अंदर से एक मुड़ा तोड़ा सिगरेट का पैकेट निकाला। उसमें से उसने एक सिगरेट छांटी, जिस पर दूसरी सिगरेटों के मुकाबले कम तेल लगा हुआ था। उसने उसे सुलगाया और हैट फिर से लगा लिया। इस काम से होने वाली आमदनी का मैं भरपूर आनंद लेना चाहता हूँ, वो बोला। अगर उसने मुंह खोल दिया तो अच्छा नहीं होगा। तुम और डाना भी सुरक्षित नहीं रह पाओगे, और हैरी भी नहीं, मिसेस फ्रेंच बोली। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, उसने गाली देते हुए कहा। मैं इतनी गंदी भाषा सुनने की आदी नहीं हूँ। मुझे अफसोस है। कुछ देर की खामोशी के बाद वो फिर बोली, हैरी अमेरिका जा रहा है। जाने दो, हम लड़की की बात कर रहे हैं, थियो बोला। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मिसेस फ्रेंच ने कहा। तुम्हें 1500 पाउंड ज़्यादा मिल जाएंगे। थियो खुश हो गया। 2000, वो बोला। चलो ठीक है। और डाना कार चलाएगी, थियो बोला। मैं इस पर सोचूंगी। उसके जाने के बाद डाना आ गई। पूरी योजना बन गई, वो बोली। हाँ, मुझे जूली की चिंता है। चिंता मत करो, तुम्हें कार चलानी होगी। क्यों, थियो नहीं चलाएगा? थियो को कुछ ज़रूरी काम है। मुझे पता नहीं वो क्या है, लेकिन मैं पूछना भी नहीं चाहती। डाना ने उसे देखा। माँ, कहीं तुम। चुप, मिसेस फ्रेंच ने कहा और खिड़की की ओर मुड़ गई। अगला दृश्य। अगली सुबह डिटेक्टिव इंस्पेक्टर डासन अपने ऑफिस में था कि वेजली वहाँ पहुँच गया। उम्मीद है आपने सब तैयारियाँ कर ली होंगी, वेजली बोला। जी हाँ, डासन उसे ध्यान से देखता हुआ बोला।
सब प्रबंध कर लिए गए, कोई परेशानी नहीं होगी। डासन सोच रहा था कि वेजली जूली के साथ क्यों घूमता फिरता है। इतने अमीर लोगों को सुंदर और सभ्य लड़कियों की कमी नहीं थी, जबकि जूली तो सभ्य भी नहीं कही जा सकती थी। उनका पीछा करने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट देखकर डासन चौंका था, लेकिन उसने सोच लिया था कि उसे इससे कोई मतलब नहीं। आपको मैदान साफ मिलेगा, वेजली बोला। मैं अपनी पत्नी के साथ थिएटर जाऊंगा। मैं आमतौर से थिएटर नहीं जाता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी को वहाँ से अलग रखने के लिए ज़रूरी है। अगर उसे पता चल गया कि फ्लैट में क्या होने वाला है तो वो वहीं रुकना चाहेगी और इससे परेशानियाँ पैदा हो जाएंगी। मिस हॉलैंड को तो कोई कष्ट नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं, डासन बोला। वो कहती हैं कि चोरी के बाद वे उसे बांध देना चाहते हैं। हम वहीं होंगे और उसे केवल चिल्लाना होगा। आपके साथी कहाँ कहाँ होंगे? 2 हॉल में, 2 पिछली गली में, 2 फ्लैट के बाहर, 2 छत पर। जैसे ही हमें पता चलेगा कि वो अंदर पहुंच गए, हम इमारत के चारों ओर घेरा डाल देंगे। वेजली खड़ा हो गया। आप थिएटर का शो खत्म होने के बाद ही मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम हिप्पोड्रोम जाएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। इंटरवल में मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। ये लगभग 8:40 पर होगा, ठीक है? हाँ, डासन बोला, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। धन्यवाद, वेजली बोला। बस ध्यान रहे कि वे निकलने ना पाएँ। सवाल ही नहीं उठता। शायद आप मिस हॉलैंड की गवाही चाहेंगे, वेजली बोला। मैं चाहता हूँ कि अगर इसके बिना ही काम चल जाए तो बेहतर है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं, वेजली बोला। दरअसल मैं उस लड़की को नई ज़िंदगी देना चाहता हूँ। अगर बात फैल गई कि उसकी सूचना पर ही चोरों को पकड़ा गया है तो उसके पुराने साथी उसे परेशान कर सकते हैं। अगर कोई मजबूरी ना हुई तो उसकी गवाही नहीं ली जाएगी, श्रीमान, डासन बोला। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस काम के बाद आप उसे परेशान ना करें। मैं उसमें दिलचस्पी ले रहा हूँ। आप जानते हैं मैं एक मामूली इंसान नहीं हूँ, इसलिए इससे हमें कोई मतलब नहीं, डासन बोला। तो ठीक है। भविष्य में मैं ये पसंद नहीं करूँगा कि आप मेरा पीछा करवाएं। अगर ऐसा हुआ तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। इसका मतलब था कि जूली ने उसे देख लिया, डासन ने सोचा। मैं माफ़ी चाहता हूँ श्रीमान, वो बोला। मिस हॉलैंड को पुलिस सुरक्षा की ज़रूरत थी, इसलिए उस आदमी को भेजा गया था। हमें पता नहीं था कि वहाँ कुछ ऐसा होगा जो हमारा मामला नहीं है। अगली बार जब आपका आदमी मुझे और जूली को इकट्ठा देखे तो वहाँ से चला जाए, ठीक है? आज के बाद पीछा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वेजली मुस्कुराया। मैं आज शाम किसी समय आपको फ़ोन करूँगा। आप किसी से कहें कि वो मुझे टैक्सी तक पहुँचा दें। उसके जाने के बाद डासन ने अपने बालों में उंगलियां फिराईं। वो अंधा है और अमीर है। अगर वो किसी लड़की से आनंद लेना चाहता है तो मुझे क्या? वो अपने काम में लग गया। अगला दृश्य। जूली कमरे में चहलकदमी कर रही थी। 7 बजने में कुछ मिनट थे। 1 घंटे बाद हैरी आने वाला था। यह समय कांटे नहीं कट रहा था। वो हैरी को बचाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि अगर ऐसा किया तो थियो उसके पीछे पड़ जाएगा और उसके चेहरे पर तेज़ाब डाल देगा। साथ ही ये बात वेजली को भी अच्छी नहीं लगेगी। वेजली उसे रिश्वत दे रहा था चुप रहने के लिए। यह स्पष्ट था, उसे जूली से हैरी की तरह प्यार नहीं था। यही सोचकर वो अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि क्या करे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौंक पड़ी। वेजली अंदर आ गया। काले चश्मे के बावजूद वो सुंदर लग रहा था। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और मुस्कुराया। डर लग रहा है जूली, वो बोला। उसने स्वीकृति में गर्दन हिलाई। तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं इस बीच तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन मजबूरी है। एक बार जब तुम इन लोगों से आज़ाद हो जाओगी तो तुम नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। मैं इसमें खुशियाँ भरने की कोशिश करूँगा। मैं हैरी के बारे में सोच रही हूँ। वो कल मुझे मिला था। वो अमेरिका जाना चाहता है और साथ में मुझे ले जाना चाहता है। वो मुझसे प्यार करता है। वेजली का चेहरा भावहीन था। वो बोला, शायद तुम इसलिए परेशान हो कि उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, है ना? लेकिन क्लेब जैसा आदमी तुम्हें खुशियाँ नहीं दे सकता। कभी ना कभी वो कहीं फंसी जाएगा और तब तुम भी परेशान हो जाओगी। तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ, जूली बोली, लेकिन उसके साथ धोखा करना बहुत बुरा लगता है। जो हमें प्यार करता है। काश मैंने उसे चेतावनी दे दी होती, अगर थियो ना होता। कुछ देर तक वेजली ने कुछ नहीं कहा, फिर वो बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये देखो। जूली ने देखा, उसके हाथ में चेकबुक थी। मैंने तुम्हारा खाता खुलवा दिया है, इसमें 250 पाउंड जमा करवा दिए हैं। हर 3 महीने बाद मैं इतनी ही रकम जमा करवाता रहूँगा। तुम कल बैंक जाकर अपने हस्ताक्षर उन्हें दे देना, फिर तुम कभी भी पैसा निकाल सकती हो। अचानक जूली हैरी को भूल गई। वो हमेशा के लिए बैंक में खाता रखना चाहती थी। 250 पाउंड? वो चेकबुक लेती हुई बोली, मेरे लिए? मैंने तुम्हें 1000 पाउंड वार्षिक देने की बात कही थी, ये उसकी शुरुआत है। वो बोली, ये मेरी खामोशी की कीमत है ना? यही समझ लो। अगर तुम ये सब रखना चाहती हो तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो तुम्हें मेरा राज छिपाना होगा। अगर तुमने किसी को ये बता दिया तो ना तुम्हारे पास फ्लैट रहेगा और ना तुम्हें रकम मिलेगी। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ये चीज़ें ले लूँगा, बल्कि इसलिए कि मैं इस काबिल नहीं रहूँगा कि तुम्हें ये सब दे सकूँ। मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। तो अगर तुम्हें ये चीज़ें चाहिए तो तुम्हें चुप रहना होगा। मैं चुप रहूँगी, जूली ने चेकबुक मजबूती से पकड़ते हुए कहा। जहाँ तक हैरी ग्लेब का संबंध है, वो आगे बोला,
अगर उस समय तुमने कमज़ोरी दिखाई तो बाद में पछताओगी। अब मैं जा रहा हूँ, डरना मत, तुम सफल हो जाओगे। एक बार हैरी ने उससे कहा था कि पैसा बहुत बड़ी ताकत है और इसे जैसे भी हो हासिल कर लेना चाहिए और ज़िंदगी को रंगीन कर लेना चाहिए। खुद उसका भी यही सिद्धांत था। मैं सफल हो जाऊंगी, उसने कहा, लेकिन जैसे ही वेस्ली गया वो फिर से डर के अंधेरे में खो गई। अभी हैरी को आने में 40 मिनट शेष थे। वो अपने कमरे में बैठी रही और वक्त गुजरने का इंतज़ार करती रही। वो हर आहट पर उछल पड़ती थी, लेकिन इस दशा में अकेली वही नहीं थी। ग्लेब और थियो की भी वही दशा थी, जो पार्क में झाड़ियों के बीच में बैठे हुए थे और पार्क के दरवाजे को देख रहे थे। हैरी की उंगलियों में सिगरेट दबी हुई थी और उसका जलता हुआ सिर हथेली के पीछे छुपा हुआ था। बार बार वो पहलू बदल देता था। थियो को शांत नजर आ रहा था। क्या वक्त हो गया? अचानक हैरी ने पूछा। 7:20। थियो घड़ी देखता हुआ बोला। ऐसा तो नहीं कि वे जा चुके हों और हमने देखा ना हो। जल्दी क्या है? थियो बोला। उसकी आंखों में अब भी नफरत थी। 8 बजे से पहले मैं कुछ नहीं करना है। पता नहीं माँ ने डाना को बीच में क्यों खींच लिया। यह काम हम दोनों भी कर सकते थे, हैरी बुत बताया। थियो अंधेरे में मुस्कुरा दिया। माँ ने ठीक ही किया, थियो बोला। अगर कार गली में देर तक रहती तो किसी को भी शक हो सकता था। अब मेरा काम इतना है कि लिफ्ट में से फर लेकर कार में डाल देने। वो फ़ौरन आएगी और फ़ौरन चली जाएगी। हैरी की हैरी को योजना की ये फेरबदल अच्छी नहीं लगी। वे आ रहे हैं, अचानक थियो बोला। ब्लैंच और वेस्ली बाहर निकल रहे थे। फिर वे टैक्सी में बैठ गए। हैरी और थियो तब तक उधर देखते रहे जब तक टैक्सी की लाइट नज़र आती रही। फिर हैरी ने एक और सिगरेट सुलगा ली। कुछ देर बाद थियो ने फिर घड़ी देखी। अब मैं चलता हूँ, वो बोला। 5 मिनट बाद तुम आ जाना, जेल में मुलाकात होगी। फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। हैरी के चेहरे पर सख्ती आ गई। उसे इस समय यह मजाक अच्छा नहीं लगा था। उसने उंगलियों में उसने उंगलियों में उंगलियां फंसा ली और वक्त का इंतज़ार करने लगा। वो सोच रहा था कि फ़र लेने के बाद वो जूली को भी अपने साथ ले लेगा, चाहे वो कितना ही विरोध करे। जब उसे लगा कि थियो इमारत के पीछे वाली गली में पहुंच गया होगा तो वो चल पड़ा। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। अगर उसे ये पता होता कि डासन अपने 2 साथियों के साथ उसे देख रहा है और धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा है तो उसे ज़्यादा चिंता होती। हैरी इमारत में प्रविष्ट हुआ और सीधा पोर्टर के कमरे में चला गया। मिसिस ग्रेगरी का अपार्टमेंट किधर है? उसने पूछा। यह नाम उसे जूली ने बताया था, जो उसने अपने मन में सुरक्षित कर लिया था। मिसिस ग्रेगरी? पोर्टर बोला। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर, दाईं ओर वाली लिफ्ट ले जाइए। पता नहीं वो अपने अपार्टमेंट में है या नहीं, मैं पता करूं? हैरी ने अपनी नाक साफ करने जैसी आवाज़ की। वो चेहरे पर रुमाल ढके हुआ था ताकि पोर्टर उसका चेहरा अच्छी तरह से ना देख सके। वो मेरा इंतज़ार कर रही है, हैरी बोला। धन्यवाद। जल्दी से वो बाहर निकला और लिफ्ट में पहुंच गया। उसने बटन दबा दिया। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जबकि लॉबी में कोई भी नहीं था। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचकर वह जीने से नीचे उतर आया। वो वेस्ली वाली मंजिल पर था। उसने कॉल बेल बजाई। कुछ देर बाद जूली ने दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद था और आंखें डर से फैली हुई थी। ठीक है जूली, वो बोला, काम शुरू करते हैं। दोनों अंदर पहुंच गए, लेकिन जूली उसे घूरने के अलावा कुछ नहीं कर रही थी। वह हैरी के चेहरे पर बहता हुआ पसीना देख रही थी। हैरी, वो बोली, प्लीज़ अब भी इरादा छोड़ दो। हैरी ने उसका हाथ पकड़ा और ब्लेंच के कमरे की ओर चल पड़ा। जल्दी से सेफ खोलो बेबी, देर मत करो। हैरी, तुम यहाँ क्यों आ गए? मैंने तुम्हें मना किया था, वो लगभग चिल्लाती हुई बोली। ईश्वर के लिए बातों में वक्त ख़राब मत करो, हैरी बोला। जल्दी से सेफ खोल दो। लेकिन हैरी, बाहर निकल कर बात करेंगे, वो खुद पर मुश्किल से नियंत्रण करता हुआ बोला। अलार्म बंद कर दो। तब तक वे ब्लेंच के कमरे में पहुंच चुके थे। जूली सोच रही थी कि अगर वो फ़र न ले जाए तो पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वो कह देगी कि हैरी उससे मिलने आया था। सुनो हैरी, कृपया यहाँ से कुछ मत लो और चले जाओ, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हैरी ने काम के वक्त इतना वक्त बर्बाद कभी नहीं किया था। वो चिल्ला पड़ा। जल्दी से अलार्म बंद कर दो और बकवास बंद करो। हैरी, तुम समझ नहीं रहे हो। हैरी ने उसका हाथ पकड़ा और उसके चेहरे पर भरपूर थप्पड़ जमा दिया। मैं कहता हूँ सेफ खोलो। जूली समझ गई कि वो खुद डरा हुआ है, इसलिए उसने ये हरकत की है, लेकिन इस पर भी वो उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। ठीक है, वो बोली। फिर ये मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। जल्दी करो। जूली मशीन की तरह काम करने लगी। जब सेफ खुल गई तो हैरी ने फ़र देखे। फिर जूली ने ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक सेल पर पड़ने वाला प्रकाश बंद कर दिया तो हैरी सेफ में प्रविष्ट हो गया और फ़र उतार उतार कर बाहर ले जाकर सर्विस लिफ्ट में रखने लगा। उसे कई बार ये काम करना पड़ा। जूली एक कुर्सी पर बैठी हुई उसे देख रही थी और सोच रही थी कि कुछ ही क्षणों में हैरी पुलिस के हाथों में होगा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उसे कपकपा कर रख दिया। किसी के चीखने और फिर गोली चलने की आवाज़ आई थी। जूली उठकर दरवाजे से बाहर झाँकने लगी। सामने वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। उससे लगभग 1 गज के फासले पर हैरी खड़ा हुआ था। उसके पैरों के पास ब्लेंच की लाश पड़ी थी और नज़दीक ही एक ऑटोमेटिक पिस्टल पड़ी हुई थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। हैरी लाश को देख रहा था। हैरी, जूली चिल्लाई। हैरी के निश्चल शरीर में कुछ हरकत हुई और उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके बोल्ट कर दिया।
ब्लैंच के चेहरे से खून बह रहा था। जूली अचानक चिल्ला पड़ी। मुख्य दरवाजे पर किसी ने धक्का मारा, लेकिन वो नहीं खुला। हैरी जूली के पास आ गया। तुमने उसे मार दिया? वो पीछे हटती हुई बोली। मुझसे दूर रहो। नहीं जूली, ये काम मेरा नहीं है। मैं किचन में था। मैंने ज़िंदगी में कभी अपने पास हथियार नहीं रखा। तुम पुलिस को बताओगी कि ये काम मेरा नहीं है। तभी दरवाज़ा खुल गया और 3 पुलिस ऑफिसर अंदर आ गए। हैरी किचन की ओर लपका, लेकिन उसे फ़ौरन पकड़ लिया गया। जूली ने हैरी को कहते सुना, मैंने खून नहीं किया। मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये काम मेरा नहीं है। ये पिस्टल मेरी नहीं है। इसके बाद जूली को होश नहीं रहा। अगला दृश्य। थियो सर्विस लिफ्ट में था जब उसने गोली की आवाज़ सुनी। उसने फ़ौरन ब्रेक लगा दिए। हैरी ने जो दरवाज़ा खुला छोड़ा था, उससे लिफ्ट कुछ ही फुट के फासले पर थी। यहाँ से किचन की छत दिखाई दे रही थी। उसे जूली की चीख और फ्लैट का दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोले जाने की आवाज़ आई। थियो को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। लिफ्ट नीचे से रस्सी खींचे जाने पर हरकत करती थी। लिफ्ट के अंदर से रस्सी खींचकर भी इसे ऊपर नीचे किया जा सकता था। हालांकि ये एक मुश्किल काम था। वो इसे हाथ से चलाते हुए ऊपर पहुंच रहा था, क्योंकि उसे जूली को खामोश करना था। लेकिन अब जबकि वह मंजिल से कुछ ही फुट की दूरी पर रह गया तो ये हो गया। फिर उसे हैरी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खून नहीं किया। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये काम मेरा नहीं है। किसी के गोली लगी है, थियो ने सोचा। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसे डर था कि कोई उसे देख न ले, इसलिए वो जल्दी से नीचे पहुँचना चाहता था। उसने रस्सी पर पकड़ मजबूत किए बिना ब्रेक छोड़ दिए। अचानक लिफ्ट नीचे की ओर यूं जाने लगी जैसे ऊपर से कोई पत्थर फेंक दिया हो। थियो चिल्ला पड़ा। लिफ्ट नीचे पहुंची और टूटकर बिखर गई। पिछली गली में खड़े हुए 2 पुलिस वालों ने उधर देखा। एक व्यक्ति टूटी हुई लिफ्ट से बाहर निकलकर सड़क पर गिर पड़ा था। वे उधर लपके और फिर थियो पर झुक गए। एक ने उसे हाथ लगाया तो वह चिल्ला पड़ा। वे दोनों पीछे हो गए। हम तुम्हारे लिए एम्बुलेंस मंगाते हैं बेटे, उनमें से एक बोला। इंस्पेक्टर को बुलाओ। वो चला गया। डासन मेरी हालत देखकर बड़ा खुश होगा, थियो बोला। मेरे पर्स में मेरा एक फ़ोटो है। ये तुम प्रेस वालों को दे देना, तुम्हें कुछ मिल जाएगा। उसे खुश करने के लिए पुलिस वाले ने उसकी जेब से पर्स निकाला और फ़ोटो तलाश कर लिया। ये गोली कैसे चली थी? थियो ने पूछा। पता नहीं, पुलिस वाला बोला। क्या हैरी ग्लेब के पास पिस्टल थी? थियो ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि उसकी मौत करीब है। वह हैरी को भी बचने नहीं देना चाहता था। हैरी ने उस पर हाथ उठाया था। उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वह कुछ कहने से पहले कुछ और जान लेना चाहता था। जब तक डासन नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो बोला। उसे जल्दी से बुलाओ। तभी डासन अंधेरे में से प्रकट हुआ। थियो के ऊपर झुक गया। हेलो, वो बोला। इस बार तो फंस गए ना? एम्बुलेंस आ रही है? थियो ने पूछा। हाँ। डासन ने एक ऑटोमेटिक पिस्टल थियो के आगे कर दिया। तुमने इसे पहले देखा है? क्या गोली हैरी ने चलाई है? थियो ने पूछा। क्या उसने किसी को मार दिया है? पता नहीं, डासन बोला। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि यह हैरी की पिस्टल है या नहीं। थियो ने आंखें बंद की और फिर खोली। ये उसी की है। उसने किस पर गोली चलाई? तुम्हें अच्छी तरह पता है। हाँ, थियो ने झूठ बोला। मैंने उसे मना किया था कि पिस्टल का कोई काम नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। वो कहता था कि जो भी उसके रास्ते में आ गया वो उसे मार डालेगा। तुम बयान पर दस्तखत कर सकते हो? हाँ, लेकिन ज़रा जल्दी करो, मैं ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूँगा। डासन अपनी नोटबुक में लिख रहा था। कुछ देर बाद उसने थियो से दस्तखत करवा लिए। एम्बुलेंस आने से पहले थियो मर चुका था। अगला दृश्य। हैरी को हथकड़ी पहना दी गई और उसे बाहर लाया जा रहा था। डासन को देखकर वो बोला, ये मेरा काम नहीं है डासन। मैंने कभी पिस्टल इस्तेमाल नहीं की। ईश्वर के लिए मुझ पर ये इल्ज़ाम मत लगाओ। थियो ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया है ग्लेब। इस बार तुम बच नहीं सकते। थियो झूठ बोलता है, हैरी बोला। उसे मेरे सामने लाओ, मैं सच सच उगलवा लूँगा। वो मर गया है, डासन बोला। ले जाओ इसे। मर गया है? हैरी ने पूछा। उसे 2 व्यक्तियों ने पकड़ रखा था। उन्होंने उसे खींचा और बाहर पुलिस तक ले गए। रिपोर्टर कैमरे सहित वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हैरी के फ़ोटो ले लिए। डासन का असिस्टेंट गार्सन भी आ गया। मिस्टर वेजली आ गए, गार्सन बोला। अंदर है, डासन ने गर्दन हिलाई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस का घेरा तोड़कर ब्लैंच अंदर कैसे आ गई और अकेली क्यों आई? मैंने अभी मिस्टर वेजली से पूछताछ नहीं की, गार्सन बोला। मैंने सोचा कि उन्हें संभलने का मौका दिया जाए। उनसे आप बात करेंगे या मैं कर लूँ? मैं कर लूँगा, डासन बोला। जल्द ही एक तूफ़ान खड़ा हो जाएगा गार्सन। हमने घर को चारों तरफ से घेर रखा था और हमें पता था कि ग्लेब क्या चाहता है। इसके बावजूद हमने आराम से ब्लैंच को मरने दिया। ब्लैंच एक मशहूर हस्ती है। अखबार वालों ने अभी से पूछना शुरू कर दिया है कि चोरी होने से पहले हम यहाँ कैसे आ गए। जूली का क्या हाल है? वे दोनों लिफ्ट में पहुँच गए। वेजली पर इस घटना का क्या असर हुआ? डासन ने पूछा। वो जब आया तो एकदम शांत था। मैंने पहले तो उसे देखा ही नहीं। यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही थी। लाश हटाई नहीं गई थी और वो इस पर ही चढ़ गया। तब उसने झुककर टटोल कर देखा। तभी मैं उसके पास पहुँच गया। वो काँप सा रहा था। मैं उसे स्टडी रूम तक छोड़ आया।
मेरा ख्याल है कि उनके आपस में संबंध अच्छे नहीं थे, डासन बोला। वो जूली हॉलैंड को अपनी रखैल बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी पत्नी की लाश पर पैर पड़ जाना, उफ। वो लिफ्ट से निकला, वेजली के फ्लैट में प्रविष्ट हो गया। ब्लैंच की लाश अब भी वहीं थी। पुलिस फोटोग्राफर उसके फ़ोटो ले रहे थे और फिंगरप्रिंट वाले हॉल में अपना काम कर रहे थे। डासन बिना रुके चलता गया और वेजली के स्टडी रूम में पहुंच गया। वेजली एक आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था। कौन है? वो बोला। डासन। इस घटना पर मुझे खेद है श्रीमान। हाँ, वेजली सपाट स्वर में बोला। क्या तुम्हारे आदमी ने उसे अंदर आते हुए नहीं देखा था? उन्हें इस इमारत में आने वालों को रोकने के आदेश नहीं थे, बल्कि जाने वालों को चेक करने के थे। उनमें से किसी ने भी मिसेस वेजली को अंदर आते हुए नहीं देखा। अगर उन्होंने देखा होता तो वे पहचान जाते, तो वे उन्हें रोक देते। वैसे वो लौट क्यों आई थी? हम में झगड़ा हो गया था, वेजली बोला। सच ये है कि इंस्पेक्टर कि हमारे संबंध आपस में अच्छे नहीं थे। कई कारण थे जिनसे हमारा साथ मुश्किल हो रहा था। वो मेरे अंधेपन से भी परेशान थी। वो पीती भी बहुत थी और नशे में उसका गुस्सा बहुत ही बढ़ जाता था। जब हम थिएटर के लिए चले तब वो पी रही थी। टैक्सी में बैठकर हम में झगड़ा शुरू हो गया। फिर जब टैक्सी रुकी और मैं उसका भुगतान करने लगा तो वो मुझे छोड़कर चली गई। थिएटर में जाने तक मुझे पता नहीं था कि वो जा चुकी है। एक अंधे आदमी को इस तरह से भीड़ में अकेले छोड़ देना कितनी बुरी बात है। मैंने उसका टिकट गेट कीपर को दे दिया। मैं सोच रहा था कि शायद वो बार या टॉयलेट में होगी, लेकिन जब पर्दा खुल गया, वो नहीं आई। तब मैंने समझ लिया कि वो शो देखना नहीं चाहती। मैंने अपने क्लब जाने का फ़ैसला कर लिया। तभी मुझे लगा कि वो घर भी जा सकती है। मैं चौंक पड़ा। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने टैक्सी ली। एक भले आदमी ने मेरे लिए टैक्सी रुकवा दी। जब मैं यहाँ पहुँचा तो वो, लेकिन वो अंदर कैसे आई? किसी ने उन्हें देखा क्यों नहीं? डासन बोला। क्या आप कोई अनुमान लगा सकते हैं? शायद उसने टैक्सी गैरेज के पास रुकवाई हो। इस इमारत का गैरेज अंडरग्राउंड है और गैरेज में ही एक लिफ्ट है जिससे सीधे ऊपर फ्लैट में जाया जा सकता है। वो अक्सर ये करती थी। लेकिन जब ग्लेब अंदर आ गया था तो उसके बाद कोई टैक्सी भी इधर नहीं आई। वो पैदल चलकर भी अंदर आ सकती है। मैं केवल अनुमान लगा रहा हूँ। ठीक है, डासन बोला। मुझे गैरेज वाली लिफ्ट का पता नहीं था। मैं चेक करता हूँ कि वहाँ उन्हें किसी ने देखा था या नहीं। जो भी हो, हमने हत्यारे को पकड़ लिया। वो बचकर नहीं जा सकता। अगर कोई और बात ना हो इंस्पेक्टर, तो कृपया आप मुझे अकेला छोड़ दें। बेशक। डासन को उस पर तरस आ रहा था। हम कोशिश करेंगे कि आपको कष्ट ना हो। कोई और बात? अगर कहीं गैरेज यानी मेरा सेक्रेटरी मिल जाए तो उसे यहाँ भेज दीजिए। ज़रूर। डासन ने कहा, दरवाजे की ओर मुड़ा। इंस्पेक्टर, मिस हॉलैंड तो ठीक है? वेजली ने पूछा। हाँ, वो डरी हुई हैं। वैसे चिंता की कोई बात नहीं, मैं वहीं जा रहा हूँ। उसने कुछ देखा? यही पता करना है। धन्यवाद। डासन ने बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो कुछ सोचता रहा था। फिर वो लाउंज में आ गया जहाँ गार्सन उसका इंतज़ार कर रहा था। नीचे गैरेज में जाओ, पता करो कि मिसेस वेजली को किसी ने देखा या नहीं। हमने गैरेज को ऐसे ही छोड़ दिया था। वेजली का ख्याल है कि वो उधर से ही आई होगी। गार्सन चला गया। डासन उस कमरे में पहुंच गया जहाँ जूली बेड पर लेटी हुई थी। जूली उसे देखकर कुछ और सहम गई। जब गोली चली तो तुम कहाँ थी? मिसेस वेजली के कमरे में। फिर क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं देखा। सुनो लड़की, अब तुम एक कत्ले के मामले से संबंधित हो। हर बात का सोच समझ कर जवाब दो। इस फ्लैट में ग्लेब और तुम्हारे अलावा कोई और नहीं था। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ सुना? मिसेस वेजली की चीख और फिर गोली की आवाज़। मैं दौड़कर बाहर आई। हैरी लाश पर झुका हुआ था। वो तभी किचन से बाहर निकला था जहाँ सर्विस लिफ्ट लगी हुई है। तुमने उसे गोली चलाते हुए नहीं देखा? हैरी ने गोली नहीं चलाई, वो किचन में था। वह ऐसा काम नहीं कर सकता, उसके पास पिस्टल नहीं था। तुम उसे इस मुसीबत से नहीं निकाल सकती, डासन बोला। मुझे पता है तुम्हें उससे प्यार है। अगर ये काम उसने नहीं किया तो किसने किया है? तुमने? नहीं, मैंने नहीं। डासन मुस्कुराया। मैं जानता हूँ ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल आएगी। लेकिन ये काम हैरी का नहीं है। सामने वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। कोई खुले हुए दरवाजे से भी उस पर गोली चला सकता था। लेकिन कौन? सीढ़ियों पर मेरे आदमी नज़र रख रहे थे। वहाँ से कोई नहीं आ सकता। जैसे ही गोली चली मेरे दो आदमी वहाँ आ गए। वहाँ आसपास कोई नहीं था। जूली उसे देखती रही। क्या ग्लेब के हाथ में पिस्टल थी? डासन ने पूछा। नहीं, वो लाश के पास फर्श पर पड़ी हुई थी। ठीक है, वो बोला। थियो मर चुका है, ग्लेब पकड़ा जा चुका है। मिसेस फ्रेंच और उसकी बेटी को हम जल्दी पकड़ने वाले हैं। तुम्हें गवाही देनी होगी। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुकदमे तक सावधान रहना। वो बाहर निकल आया। गैरेज में कोई नहीं है श्रीमान, गार्सन ने बताया। स्टाफ 7 बजे चला जाता है। तुम उस टैक्सी का पता लगाओ जिससे ब्लैंच यहाँ आई थी। यहाँ वो बड़े रहस्यमय तरीके से आई थी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गार्सन निस्तब्ध था। गोली चलाने वाला ग्लेब था। क्या अभी इसमें शक की गुंजाइश है? जब तक मुकदमा खत्म ना हो जाए, शक की गुंजाइश तब तक रहती है, डासन बोला। कुछ मेहनत की कमी के कारण मैं अपना केस कमज़ोर नहीं करना चाहता। ग्लेब की तलाश मुझे बहुत दिन से थी। अब मैं उसे निकलने नहीं देना चाहता। ये पता लगाने की कोशिश करो कि वेजली को छोड़ने के बाद से गोली लगने तक ब्लेंच ने क्या किया।
जी, उनमें से किसी ने नहीं देखा कि वेजली के स्टडी रूम का दरवाज़ा लगभग 1 इंच खुला हुआ था। जब गार्डसन चला गया तो वो चुपचाप बंद हो गया। अगला दृश्य। पुलिस के जाने के बाद फ्लैट में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जूली चाहती थी कि डासन फिर उसके पास आए और ये बताए कि उसे हैरी के अलावा किसी और पर शक है, लेकिन डासन नहीं आया। बाद में गैरेज के जाने की आवाज़ आई। वो उठकर कमरे के दरवाजे तक आ गई, जहाँ पहले लाश थी। अब वहाँ कालीन पर एक धब्बा रह गया था। तभी वेजली वहाँ आया और उस धब्बे को देखने लगा। कुछ देर तक उसे यूं ही देखने के बाद वो उस धब्बे को पैरों से रौंदने लगा। वो बड़बड़ा रहा था। वो जीने के काबिल थी ही नहीं। जूली एकदम बहुत बुरा महसूस करने लगी। वो बेड पर आकर बैठ गई। देर तक वो यूं ही बैठी रही और फिर चौंक पड़ी। वेजली वहीं आ गया था। ओह, वो बोला, मुझे दस्तक देनी चाहिए थी। जूली ने कुछ नहीं कहा। मैं पुलिस की वजह से तुम्हारे पास पहले नहीं आया। वो अब भी चुप रहा। डासन को अब भी शक। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ब्लैंच अंदर कैसे आई? वेजली फिर बोला। कोई इस बात को तूल क्यों दे रहा है? पता नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि ग्लेब ने उसे मारा है। पता नहीं डासन क्या चाहता है। ग्लेब ने गोली नहीं चलाई, जूली बोली। वेजली ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? मुझे पता है कि उसका काम नहीं है। तुम्हें इतना भरोसा क्यों है? वो बेशक बुरा आदमी था, लेकिन वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता था, जूली बोली। एक बार मिसेस फ्रेंच ने उससे पूछा था कि उसके पास पिस्टल है या नहीं। उसने मना कर दिया। उसका कहना था कि वो कभी पिस्टल नहीं रखता। वो तब भी सच बोल रहा था और आज भी, जब उसने ये कहा कि उसने गोली नहीं चलाई। क्या पुलिस को तुमने यही बताया? हाँ, लेकिन डासन को मेरी बात पर यकीन नहीं है। वो कहता है कि फ्लैट में हैरी और मेरे अलावा कोई नहीं था। अगर हैरी ने गोली नहीं चलाई तो मैंने चलाई है। तुमने? वेजली बोला। वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे कहा कि सामने वाला दरवाज़ा खुला हुआ था और क्या? सामने वाला दरवाज़ा खुला हुआ था? जब मिसेस वेजली अंदर आई तो इसे बंद करना भूल गई थी। वेजली ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब था कि खुले हुए दरवाजे में से कोई बाहर से गोली चला सकता है। वो देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने जूली का हाथ छोड़ दिया। और डासन ने क्या कहा? यह कि अगर ऐसा होता तो पुलिस वालों की नज़रों में ज़रूर आ जाता, जो वहीं थे। वेजली अब राहत महसूस कर रहा था। वो ठीक कहता है जूली। बाहर से गोली कौन चला सकता है? वो बोला। हाँ, लेकिन ये भी ठीक है कि गोली हैरी ने नहीं चलाई थी। तुम भावुक हो रही हो। हैरी एक चोर है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या तुम्हें अब भी उससे प्यार है? नहीं, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि यह काम हैरी का नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है इस बात से कोई जज प्रभावित नहीं हो सकता। क्या उसे फांसी हो जाएगी? पता नहीं, बेहतर यही है कि इस बारे में सोचा ना जाए। उसने सिगरेट सुलगाई और फिर बोला। ये रात मैं यहाँ नहीं बता सकता। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। क्या हम नए फ्लैट में चलें? जूली उसे देखती रही। अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें परेशान करूँगा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर फ्लैट का इस्तेमाल करना है तो वहाँ मुझे साथ ही रखो। अगर तुमने इरादा बदल दिया हो, तुम फ़र का कोट, बैंक खाता और फ्लैट नहीं चाहती, तो तुम जा सकती हो। हम एक दूसरे को भूल सकते हैं। आप ये सब मुझे इसलिए दे रहे हैं कि आप मुझे चुप रखना चाहते हैं। मैं आपके साथ में नहीं रहना चाहती। वेजली मुस्कुराया। अब परिस्थिति बदल गई है जूली। अब अगर कोई ये जान ले कि मैं देख सकता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे अंधेपन का दिखावा केवल ब्लेंच के लिए था। अब वो मर गई है, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। अभी कुछ सप्ताह मैं और अंधा बना रहूँगा, लेकिन अगर तुम किसी को बता देना चाहती हो तो बता दो। अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जूली समझ नहीं सकी कि वो उसे धोखा दे रहा है या नहीं। जूली फ्लैट या पैसा छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं फ्लैट में आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, वो बोली। ठीक है, वेजली बोला। अब यहाँ से चलते हैं और एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। जब वेजली लौटा तो जूली अपना सामान पैक कर चुकी थी। दोनों बाहर आ गए। सामने वाले दरवाजे के ठीक सामने लिफ्ट थी। वहाँ तक जाने के लिए उन्हें खून के धब्बे के पास से गुजरना पड़ा। दोनों ने बुरा सा मुंह बनाया। वेजली ने लिफ्ट के लिए बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे आ गई और दरवाज़ा खुल गया। दोनों अंदर प्रविष्ट हो गए। लिफ्ट नीचे जाने लगी। तभी जूली ने एक विशेष चीज़ देखी जो लिफ्ट के कोने में पड़ी हुई थी। फ़ौरन ही वेजली ने भी उधर देखा और वह चीज़ उठाकर जेब में रख ली। अचानक वह सहमा हुआ सा नज़र आ रहा था। यह उस पट्टी का हिस्सा था जो जूली ने वेजली की उंगली पर बांधी थी। इस समय जूली को उसकी हरकत अजीब सी लगी। हालांकि वो इसका मतलब नहीं समझ सकी, लेकिन उसने ये बात अपनी याददाश्त में सुरक्षित सुरक्षित कर ली। अगला दृश्य। वेस्ट लंदन कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। हैरी ग्लेब मूर्खों की तरह भीड़ को देखने लगा। उसे इतने लोगों की उम्मीद नहीं थी। जल्दी से वो मजिस्ट्रेट के पीछे वाली दीवार को देखने लगा। अब तक हैरी में काफ़ी परिवर्तन आ चुका था। अब वो बूढ़ा और कमज़ोर लगने लगा था। कत्ल के इल्ज़ाम ने उसे तोड़कर रख दिया था। डासन ने पहले अदालत को ये बताया कि मिसिस फ्रेंच और उसकी बेटी उनके हाथों से निकल गई है और अभी तक पकड़ी नहीं गई हैं। हैरी ने भीड़ में डाना को ताड़ लिया था। वो डासन से कुछ ही गज के फासले पर बैठी हुई थी। उसे पुलिस का कोई विशेष डर नहीं था।
पुलिस के रिकॉर्ड में उसका हुलिया दर्ज नहीं था। उसने एक बड़ा सा चश्मा लगा रखा था और अपने बाल एक हैट में समेट लिए थे। हैरी को कटघरे में देखकर उसे दुख हो रहा था, क्योंकि वो एक अरसे से उसे प्यार कर रही थी। उधर हैरी को खुशी थी कि डाना उसे देखने वहाँ तक आई। मजिस्ट्रेट हैरी से पीछा छुड़ाने की जल्दी में लगता था, क्योंकि जैसे ही डासन ने हैरी को रिमांड पर लेने की बात कही, वो फ़ौरन तैयार हो गया। डासन ने कहा था कि उसे उम्मीद है कि इस सप्ताह में ही वो शेष अपराधियों को पकड़ लेगा। फिलहाल इस मामले की सुनवाई खत्म हो गई और हैरी को कटघरे से बाहर कर दिया गया। डाना सोच रही थी कि ब्लैंच को मारने वाला थियो हो सकता है, लेकिन हैरी नहीं। हैरी को किसी तरह बचाना है, लेकिन कैसे? इंस्पेक्टर डासन अपने ऑफिस में पहुंचा तो गार्सन उसका इंतज़ार कर रहा था। 1 हफ्ते के लिए रिमांड मिल गया है, डासन बोला। तब तक उन्हें भी पकड़ लेना है। कोई सूचना? मैडम फ्रेंच और डाना की कोई खबर नहीं है। मिसेस वेजली को घर तक लाने वाली टैक्सी का पता चला? डासन ने फिर पूछा। ऐसा लगता है कि वो घर टैक्सी से नहीं पहुंची थी। और एक बात और, वेजली को लाने वाली टैक्सी का भी पता नहीं चला। वो बड़ी अजीब बात है। कोई टैक्सी ड्राइवर के अंधे को नहीं भूल सकता, लेकिन वेजली कहता है कि वो टैक्सी से आया था। जी हाँ। मिसेस वेजली के बारे में कुछ और पता चला? ज़्यादा तो नहीं, गार्सन बोला। थिएटर वाला कहता है कि उसने ब्लैंच को टैक्सी से बाहर निकलते हुए और अंदर जाते हुए देखा था। उस समय वेजली टैक्सी का भुगतान कर रहा था। ब्लैंच को थिएटर में बहुत लोग जानते हैं, वहाँ से वो बाहर में चली गई थी। थिएटर वाला कहता है कि उसे ये बात अजीब लगी कि उसने अपने अंधे पति को भीड़ में अकेला छोड़ दिया था। उसने खुद ही वेजली को अंदर पहुँचाया और उसने बताया कि मिसेस वेजली बाहर में है, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वेजली ने ये बात ना सुनी हो। वो बहरा तो नहीं है, डासन बोला। खैर आगे चलो। मिसेस वेजली बार में थी। बारमैन कहता है कि वह अच्छे मूड में नहीं थी। उसने 3 पैक ब्रांडी पी और चली गई। इसके बाद फ्लैट तक पहुंचने तक उसे किसी ने नहीं देखा। हो सकता है कि वो अंडरग्राउंड ट्रेन से वहां पहुंच गई हो, डासन ने कहा। हो सकता है। अब वेजली पर आ जाओ। उसका बयान वास्तविकता से कितना मिलता है? केवल 2 ही बातें नहीं मिलती, गार्सन बोला। थिएटर वाला कहता है कि उसने बताया था कि मिसेस वेजली बार में। अगर ये बात मान ली जाए कि वेजली ने सुना नहीं होगा, तो थिएटर वाला कहता है कि जब वेजली थिएटर से निकला तो उसने खुद टैक्सी बुलाने की बात कही थी, लेकिन वेजली ने इनकार कर दिया। ये बड़ी अजीब बात है। वेजली ने अपने बयान में कहा कि उसे टैक्सी तलाश करने में दिक्कत हुई थी और बाद में किसी भले आदमी ने उसके लिए टैक्सी रोकी। वास्तव में अजीब बात है। अगर उसने टैक्सी बुलाने को कहा था और वेजली को ब्लैंच के घर लौट जाने की चिंता थी, तो उसने इनकार क्यों किया? मैं इस बारे में उससे फिर बात करूँगा। अब वो पार्क वे वाले फ्लैट में नहीं, बल्कि कीगो स्ट्रीट के एक फ्लैट में रहता है, जूली के साथ। गार्सन ने आश्चर्य से उसे देखा। डासन आगे बोला। यह भी अजीब बात है कि वेजली जैसा आदमी जूली जैसी लड़की के साथ क्यों रह रहा है? गार्सन मुस्कुराए। वो सुंदर लड़की है श्रीमान। अगर शरीर खूबसूरत हो तो आजकल दिमाग की खूबसूरती नहीं देखी जाती। अंधे के लिए खूबसूरती क्या है? गार्सन ने पलकें झपकाई। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने उन पर निगरानी के लिए एक आदमी लगा दिया है। वेजली उस लड़की पर पैसा खर्च कर रहा है। वे साथ साथ नाइट क्लब, थिएटरों, होटलों में जाते हैं। आजकल वह फैक्ट्री भी नहीं जा रहा है। पिछले 4 दिनों में उन्होंने मनोरंजन की कोई जगह नहीं छोड़ी। मैं जानना चाहता हूँ कि मामला क्या है। ब्लैकमेल तो नहीं? मेरी राय में ऐसा नहीं है। अगर ये ब्लैकमेल का मामला होता तो जूली इसके साथ जाने के लिए मजबूर नहीं थी। ब्लैकमेलर कुछ दूर रहना पसंद करता है। जूली मुझे ब्लैकमेलर नहीं लगती। वे एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते? हो सकता है, डासन बोला। ठीक है गार्सन, तुम मिसेस फ्रेंच और उसकी बेटी की तलाश करो। मैं वेजली से बात करता हूँ। टैक्सी ड्राइवरों से भी बात करते रहो। गार्सन के जाने के बाद डासन ने घड़ी देखी। 3 बज चुके थे। उसने सोचा कि 5 बजे वो वेजली से बात करेगा, और अगर वो ना हुआ तो जूली से। तो चलिए दोस्तों, खाली हाथ के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।